everybody, welcome back to another video. We are continuing our discussion on stoichiometry, and we're still talking about formulas. So let's see this this example here. ये जो मैंने सामने लिखा हुआ है, that is what ethanoic acid looks like. इसका एक common name और है acetic acid, and हम घर में इसको vinegar के तौर पे जानते हैं. तो अब ये जिस फॉर्म में मैंने इस वक्त पूरे bonds बना के लिखा हुआ है, this is called its display formula. Okay, so this is called its display formula. अब अगर आपने इस डिस्प्ले फार्मूला को देखकर इसका मोलेकुलर फार्मूला लिखना हो, तो आपको पता है कि मोलेकुलर फार्मूला में सिंपली हम सब हर टाइप के एटम्स को गिन के काउंट करके बस बना देंगे. तो कार्बन्स हैं इसके अंदर. कार्बन्स कितने हैं? 2. H है इसके अंदर. H कितने हैं? 1 2 3 4. We have 4 H's, and then we've got 2 oxygens. So this is the molecular formula of ethanoic acid, which we determined from this display formula. Now, what is structural formula? Structural formula is another type of molecular formula in which basically gives us the information about how the atoms are basically connected together. अब इसकी सबसे अच्छी representation तो जाहिर है ये display formula है. But structural formula में हम क्या करेंगे कि हम पहले लिखेंगे कि ये चीज़ क्या है. C के साथ 3 H's जुड़े हुए हैं. ये CH3 एक मिथाइल यूनिट कहते हैं, ये एक यूनिट है. और फिर उसके बाद C एक और आता है, OOH. So this is the structural formula. अब आपको ये थोड़ा सा देख के खुद ही अगर आप इसको नोटिस करें कि आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो फॉर्म है लिखने की मोलेकुलर फार्मूला, ये काफ़ी वेग है. और डिपेंडिंग ऑन द कनेक्टिविटीज़ कि किस तरह से कनेक्ट हुए हैं, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के मोलेकुलर फार्मूलाज सेम हो सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर सिर्फ उन्हें ये बता रहे हैं कि एक टाइप के कितने एटम्स पड़े हैं उसमें. बट स्ट्रक्चरल फार्मूला में हमें कनेक्टिविटी शो हो रही होती है. तो 2 मॉलिक्यूल्स के मोलेकुलर फार्मूलाज सेम हो सकते हैं, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम नहीं हो सकते. यहाँ पे सेम चीज़ों की हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर इंस्टेंस अब आपके पास ये मॉलिक्यूल है एक, ठीक है, और इसे हम कहेंगे ब्यूटेनॉल कहेंगे. अभी आपने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी तो इसका नाम लिखने की आपको टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वी विल टॉक अबाउट दिस. एंड इसी तरह का एक और मॉलिक्यूल है जो कि एक ईथर है. ईथर्स को हम ओ लेवल में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ये सिर्फ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यूज़ कर रही हूँ. सो अब अगर हम इनकी मोलेकुलर फार्मूलाज लिखें, ठीक है, तो इसका मोलेकुलर फार्मूला होगा C4. H कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. H10 एंड O. अब हम इस डाईथाइल ईथर कहेंगे इसे. इसका फार्मूला लिखते हैं. इसके अंदर C कितने हैं? 4. और इसके अंदर H's कितने हैं? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 टोटल 10 एंड देन 1 O. सो अब इनके MF जो कि इनके मोलेकुलर फार्मूलाज हैं वो सेम हो गए हैं, बट इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम नहीं होंगे, बिकॉज इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फार्मूला इज़ CH3 CH2 CH2 CH2OH. ओके, जबकि इसका मोलेकुलर फार्मूला इज़ CH3 CH2O CH2. Wait, let's bring it back. What we're gonna do is we're gonna remove these from here and try writing again. So this one would be CH3 CH2 O CH2 and then CH3 again. So the structural formulas
will give us structural information how the atoms are connected, while the molecular formula just gives us the information about कि कितने type के atoms हैं और कितने number of atoms present हैं in a molecule. After that, the next thing that we are set to discuss is the chemical reactions and equations, because now we're clear about our formulas, hopefully. So chemical reactions or chemical equations से हम basically क्या करते हैं, हम they give us the actual information about कि कैसे एक reaction proceed कर रहा है, कितनी amount में आपके reactants हैं और कितनी amount में आपके products बन रहे हैं. तो अब अगर आपके पास ये question आता है which simply asks you कि what is the reaction, this is the short form of reaction, ये मैं इस तरह लिखती हूँ, reaction between oxygen and hydrogen. So in words, oxygen और hydrogen को आप मिलाएंगे तो पानी बनता है, water बनता है. Oxygen आपको पता है कि O2 की तरह exist करती है and hydrogen H2 की form में exist करती है और water का formula H2O होता है. तो ये हमारे पास equation है. But there's still something missing here. This is not complete equation. Can you guys guess what that is? The proportions are not right. The stoichiometry is not complete. यहाँ पे 2 molecules हैं but इधर तो बस 2 atoms हैं एक molecule के अंदर, but water के अंदर तो सिर्फ एक यूज़ हो रहा है, तो वो दूसरे वाला किधर गया. और हाइड्रोजन तो हमें ठीक लग रही है. तो बेसिकली हमें एक बैलेंस्ड, ये इक्वेशन अगर आप इस तरह लिखेंगे तो आपको इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज राइटिंग अ बैलेंस्ड इक्वेशन is absolutely crucial for you to have your equation to be considered right. So अब यहाँ पे हम इसको बैलेंस करेंगे. सबसे पहले तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, बट अब क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लगा दिया है तो 2 into 2 which means कि अब हाइड्रोजन के 4 atoms हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे भी एक 2 लगा देते हैं. And now our equation is balanced. 2 atoms of oxygen here, 2 atoms of oxygen here, 4 atoms of hydrogen here, 4 atoms of hydrogen here. So whatever you do, make sure that your equations are always balanced. Now, यहाँ पे भी मैं आपको एक list देना चाहूँगी of some very popular reactions to know by heart, so that you're, you can answer the questions fast. जो group 1 metals हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और इनके अलावा और भी जो नीचे ग्रुप के अंदर आते हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. ऑक्सीजन ये इक्वेशन होती है और आपने उसको ऑफ कोर्स आपने बैलेंस करके लिखना है, तो आप फिर इस तरह बैलेंस करेंगे. सोडियम जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, N2O बनाएगा. एंड ये ऑफ कोर्स आयोनिक कंपाउंड्स बनाएंगे, क्योंकि ये ग्रुप 1 में हैं, ये ग्रुप 16 में हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और ये बिल्कुल ट्रांसफ़र पे होंगे. द मेटल ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स कैन डिसॉल्व इन वाटर. तो बेसिकली यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर आप इन ऑक्साइड्स का रिएक्शन पानी के साथ करवाएंगे, वाटर के साथ करवाएंगे, तो आपके पास हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड. एंड अगर आप ग्रुप 1 मेटल्स का रिएक्शन हैलोजेंस के साथ करवाएंगे, यहाँ पे हमने क्लोरीन एज एन एग्जांपल यूज़ किए हुए है, मगर यहाँ पे कोई भी और हैलोजन हो सकता है, विच इज़ द ग्रुप 17 एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन. लिथियम अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो लिथियम क्लोराइड बनाएगा. सोडियम विद क्लोरीन इज सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम विद क्लोरीन इज पोटेशियम क्लोराइड. अब यहाँ पे अगर फ्लोरीन होती इंस्टेड ऑफ क्लोरीन तो लिथियम फ्लोराइड बन जाना था. अगर ब्रोमीन होती तो लिथियम ब्रोमाइड बन जाना था, और अगर आयोडीन होती तो लिथियम आयोडाइड बन जाना था. एंड उनका फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहता, बिकॉज all of them are in the same group and they make a negative ion of with negative 1 charge. and इस point पे आपको वो जो list मैंने पिछले वीडियो में शेयर की थी ions की, positive ions और negative ions की, वो काफ़ी helpful साबित होगी. The other important list of reactions that you guys should know about are the reaction
with water. So अगर metal directly water के साथ react करें तो क्या बनाएंगे? मेटल्स भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड्स ही बनाएंगे. अगर मेटल ऑक्साइड्स भी वाटर के साथ रिएक्ट करें तो वो भी हाइड्रोक्साइड्स ही बनाएंगे. लेकिन मेटल और मेटल ऑक्साइड में यहाँ पे जो थी, मैं बस एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि इस इक्वेशन के अंदर जब आप देख रहे थे कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है. अगर आप खाली मेटल को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो हाइड्रोक्साइड के साथ साथ H2 गैस भी रिलीज़ होगी. और इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं ओवर यूट्यूब और यू कैन सी कि जब एक फर्स्ट ग्रुप मेटल रिएक्ट करता है पानी के साथ तो इट डर्ट्स अराउंड एंड फ्लेम भी आती है. इट्स अ वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड H2 रिलीज़ होती है बेसिकली. सो दैट इज़ द डिफरेंस एंड यू गाइस शुड कीप दैट इन माइंड. These are some reactions of group 17, chlorine, bromine, fluorine वगैरह के with water. So वाटर के साथ जब भी ये कंबाइन करेंगे तो ये एक HCl हैलोजन बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे. एंड उसके साथ ये एक इस तरह का एसिड भी बनाएंगे विच इज़ HOCl, HOBr or HOI. And with sodium hydroxide they will form a salt, which is so if chlorine reacts with NaOH, sodium hydroxide, तो वो NaCl बनाएगी, NaOCl बनाएंगे और पानी बनाएंगे. अगर ब्रोमीन इंटरैक्ट करती है, अगर आयोडीन इंटरैक्ट करती है तो इसी तरह होगा. और आयरन के साथ ये आयरन के जो सॉल्ट्स हैं वो बनाएंगे, FeCl3 बना देंगे, FeBr3 बना देंगे और FeIr3 बना देंगे. These are some really helpful equations that I think कि अगर आप याद करें तो आपके लिए बहुत आसानी create हो जाएगी. Here is another table that I think is extremely important. ये सिर्फ आपको help करेगा to understand कि क्या नॉर्मल कुछ फार्मूलाज हैं. तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए इट्स जस्ट CO, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ डाइसिस, सजेस्ट हो रहा है कि 2 ऑक्सीजन्स होंगे, CO2, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज़ NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, sulfur trioxide SO3, fluorine is F2, bromine Br2, chlorine Cl2, iodine I2, ammonia NH3, water H2O, hydrogen chloride HCl, tetrachloromethane is CCl4, methane is khali CH4, glucose is C6H12O6, hydrogen bromide HBr, hydrogen iodide HI, hydrogen sulfide is hydrogen sulfide is H2S, ethanol is C2H5OH, ethanoic acid is this. ये वाली चीज़ें usually we'll talk more about when we do organic chemistry, but just to give you an example of all the commonly used molecular formulas that you might encounter in past papers. So I think now it's time to do some past paper questions and understand the real deal about कि ये जो concepts हमने discuss किए हैं वो किस तरह से पूछे जाएंगे in the exam. So here's an MCQ which says that the proton number of element X is 6 and the proton number of element Y is 9. What is the formula of a compound of these elements? अब यहाँ पे ना आपने confused नहीं होना. उन्होंने आपको प्रोटॉन नंबर दिया और हमें पता है कि प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट. तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल दिया होगा जो कि यहाँ पे है. अब हम ये पीरियोडिक टेबल देख के कहेंगे कि प्रोटॉन नंबर जो है वो नीचे लिखा होता है. 6 प्रोटॉन नंबर है, इसका मतलब X जो है वो कार्बन है और 9 जो प्रोटॉन नंबर है वो फ्लोरीन का है और एलिमेंट Y जो है वो फ्लोरीन है. अब ये हमने देख लिया. अब इसके लिए जो है हम पीरियोडिक टेबल को नीचे ले जाते हैं. तो वी नो कि कार्बन की वैलेंसी जो होती है इट्स इन ग्रुप 4 एंड सो इट हैज़
4 बॉन्ड्स जो ये बनाता है, और फ्लोरीन जो है उसके पास तो एक ही बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है बिकॉज इट ओनली नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो जैसे ये सेम एग्जांपल है CCl4 की जो हमने लिस्ट में भी देखा था। CCl4 इज़ जस्ट सिंपली दिस स्टफ, ओके। तो उसी ग्रुप में क्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन ले लिया है इन्होंने, तो CF4 is the correct formula and x और y की terms में वो होगा XY4. So D is the correct option here. Time to look at this other question. So in this question, it's asking us a compound X has the molecular formula this. It reacts with calcium carbonate to give carbon dioxide. अच्छा, अब यहाँ पे ना एक बहुत important piece of information है जो मैंने आपको देनी है। कोई भी चीज़ जब कैल्शियम कार्बोनेट, बेसिकली किसी भी कार्बोनेट के साथ सिर्फ जब एसिड रिएक्ट करेगा तब ही जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो भी है ना, ये एक एसिड है और इसके अंदर क्योंकि कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो दिस इज़ एन ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। और ऑर्गेनिक एसिड्स आर यूजुअली कार्बोक्सिलिक एसिड्स which end in COOH, okay। या फिर हम इसको C2H भी लिख सकते हैं बिकॉज ये O को 2 कर दो आप इधर। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूलाज लिखे हुए हैं और ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टाइप का भी सवाल है बिकॉज अभी तक आपने ऑर्गेनिक एसिड्स इस पॉइंट पे देखे नहीं होते, बट समबडी हू इज़ डन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इज़ यूजिंग दिस एज रिविजन, तो उनको पता होगा कि ये सब structural formulas लिखे हुए हैं। This is not an option, this is not an option either. ये ester है, ये भी ये aldehyde है, sort of not an aldehyde, but this is not an acid, this is not an acid, this is not an acid, this is an acid, so this is the right option. And हम count भी करके देख सकते हैं, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा ना तो आप count करके भी देख लें कि C4 होना चाहिए, C3 plus C1 is C4, H8 होना चाहिए, H7 plus H1, H8, and then 2 oxygens. So this fills it checks all the boxes. In this other question, it's asking us in the ionic solid zinc phosphide, इस compound को वो कह रहा है zinc phosphide, what is the formula of the phosphide ion? तो अभी हमें पता है कि जब ये इस स्टेज पे होंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बेसिकली कराने के लिए अब आप रिवर्स में चले जाएं कि इसके सबस्क्रिप्ट को ये बेसिकली इसकी वैलेंसी होगी और जिनके साथ जो 3 है वो इसकी वैलेंसी होगी, तो ये एक्चुअली P3 नेगेटिव होगा विच इज़ दिस इज़ आवर राइट आंसर। हमें पता है कि पहले पॉजिटिव आयन आता है और बाद में नेगेटिव आयन आता है। I hope कि अब ये concepts काफ़ी ज़्यादा clear हो चुके होंगे and you guys will be able to solve all sorts of questions about these in these subtopics. Take care. I'll see you in the next video.